नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए हिंदी विषय की प्रैक्टिस करेंगे। यह दोस्तों पिछली बार का पेपर है। 17 फरवरी 2024 शिफ्ट सेकंड का यह पेपर है हिंदी विषय का। आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर केवल हिंदी के प्रश्नों को देखेंगे। आप लोग सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास कीजिए और एक एक प्रश्न को अच्छे से समझिए, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न इस बार भी यूपी पुलिस एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इस क्लास को शुरू करते हैं। हिंदी विषय का पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए दिया गया शब्द सुसंगत है? किस वाक्यांश के लिए दिया गया शब्द सुसंगत है? पहला ऑप्शन है शत्रु को जीतने वाला अजात शत्रु होता है। क्या यह सही है? यह सही नहीं है दोस्तों, यह गलत है आपका। शत्रु को जीतने वाला अजात शत्रु नहीं होता। शत्रु को जीतने वाला क्या होता है? शत्रुंजय होता है। शत्रु को जीतने वाला शत्रुंजय होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। दूसरा है आदि से अंत तक के लिए आदोपांत होता है। क्या यह सही है? तो यह दोस्तों बिल्कुल सही है। यहां पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आदि से अंत तक के लिए अधोपांत होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। तीसरा है जो पहले ना हुआ हो के लिए होनहार होता है। क्या यह सही है? तो यह दोस्तों गलत है। यहां पर सही क्या होगा? जो पहले ना हुआ हो के लिए अभूतपूर्व होता है। क्या होता है? अभूतपूर्व होता है। चौथा है जो पढ़ा ना गया हो के लिए अपठनीय होता है। क्या यह सही है? तो यह दोस्तों सही नहीं है। जो पढ़ा ना गया हो के लिए अपठित होता है। क्या होता है? अपठित होता है। तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आदि से अंत तक के लिए अधोपांत। चलिए अगला प्रश्न है। सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द युग्म निर्वाद और निर्विवाद का उचित अर्थ क्या है? आपको यह बताना है। ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग बताइए। निर्वाद और निर्विवाद का उचित अर्थ क्या है? देखिए दोस्तों, निर्वाद और निर्विवाद का उचित अर्थ निंदा और विवाद रहित है। निंदा और विवाद रहित है। निर्वाद का निंदा और निर्विवाद का विवाद रहित है। यहां पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, निंदा और विवाद रहित। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन यहां पर दिया गया है कौशल्या ने मुझे मथुरा दिखाया। कौशल्या ने मुझे मथुरा दिखाया। कश्मीर में कई स्थल देखने योग्य हैं। कौन सा अशुद्ध वाक्य है? आपको यह बताना है, आप लोग जल्दी से बताइए। गीता ने सुशीला को आवाज लगाई पर वह चली गई। तुम मेरे तरफ क्यों चले आ रहे हो? आप लोग कमेंट करके बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका अशुद्ध वाक्य होगा तुम मेरे तरफ क्यों चले आ रहे हो। क्या होगा? तुम मेरे तरफ क्यों चले आ रहे हो। यह वाक्य क्या है? यह अशुद्ध है दोस्तों। इसका शुद्ध रूप क्या होगा? तुम मेरी ओर क्यों आ रहे हो। यह इसका शुद्ध वाक्य होगा। क्या होगा? तुम मेरी ओर क्यों आ रहे हो। तो यहां पर डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, तुम मेरे तरफ क्यों चले आ रहे हो। यह दोस्तों अशुद्ध वाक्य है और यही आपको बताना था इसमें कौन सा वाक्य अशुद्ध है। अगला प्रश्न है निम्न में से लिंग की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है? आपको यह बताना है। ऑप्शन आप सभी के सामने है। लिंग की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है? तनुज का तनुजा, चूहा का चूहिया, सांप का सापिन, बनिया का बनियान। कौन सा विकल्प गलत है लिंग की दृष्टि से? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका बनिया और बनियान यह आपका गलत विकल्प है। लिंग की दृष्टि से यह गलत है। देखिए दोस्तों, बनिया का स्त्रीलिंग बनियाइन होता है। क्या होता है? बनिया का स्त्रीलिंग बनियाइन होता है। यहां पर बनियान लिखा गया है, यह गलत है। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तनुज का तनुजा सही है, चूहा का चूहिया सही है, सांप का सापिन सही है। बनिया का बनियान नहीं होता है, बनियाइन होता है। चलिए अगला प्रश्न है
वधु शब्द का बहुवचन क्या होगा? वधु शब्द का बहुवचन क्या होगा आप लोग बताइए। ऑप्शन आप सभी के सामने है। देखिए दोस्तों, वधु शब्द का बहुवचन वधुएं होगा। क्या होगा? वधुएं होगा। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, वधुएं। ठीक है, बी ऑप्शन में जो वधुएं लिखा गया है यह आपका वधु शब्द का बहुवचन है, इसे आप लोग याद रखिएगा। माँ ने बच्चे को मिठाइयाँ दी, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? यहाँ पर जो रेखांकित शब्द है इसमें कौन सा कारक है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, माँ ने बच्चे को मिठाइयाँ दी, यहाँ पर जो रेखांकित शब्द है इसमें संप्रदान कारक है। कौन सा कारक है? संप्रदान कारक है। कारक के कुल 8 भेद होते हैं। कौन कौन? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। कारक के चिन्ह भी आप लोग याद रखिएगा। जैसे कर्ता का ने होता है, कर्म का को होता है, करण का से के द्वारा होता है, संप्रदान का को के लिए होता है, संप्रदान का क्या होता है? को और के लिए होता है, अपादान का से अलग होने के अर्थ में, संबंध का के की, अधिकरण का में पर, संबोधन का हे अरे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर उल्लू शब्द क्या है? तद्भव है। उल्लू क्या है? तद्भव शब्द है। इसका तत्सम उलूक होता है। याद रखिएगा, उल्लू का तत्सम क्या होता है? उलूक होता है। और यहाँ पर मृत्तिका, ओष, वानर ये तीनों क्या है? तत्सम शब्द है। इसका तद्भव क्या होता है? जैसे कि ओष्ठ लिखा गया है, यह तत्सम है, इसका तद्भव होठ होता है। मृत्तिका लिखा गया है, यह तत्सम है, इसका तद्भव माटी होता है। वानर तत्सम है, इसका तद्भव बंदर होता है। तो ये सभी आप लोग याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, शुष्क शब्द यहाँ पर तत्सम है। शुष्क शब्द क्या है? तत्सम है, इसका तद्भव सूखा होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और सांवला, सीख, सींग ये सभी क्या है? तद्भव शब्द हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से चांदनी शब्द के पर्यायवाची किस विकल्प में हैं? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग बताइए चांदनी शब्द के पर्यायवाची किस विकल्प में हैं? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कौमुदी और ज्योत्सना। चांदनी शब्द के पर्यायवाची कौमुदी और ज्योत्सना है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, कौमुदी और ज्योत्सना। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम है। निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा यह। यह क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, इसे आप लोग याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन? पहला निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। निश्चयवाचक सर्वनाम जैसे कि यह, वह, ये सभी क्या है? निश्चयवाचक है। दूसरा है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में जैसे मैं, तू, हम, ये सभी क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम की बात करते हैं, जैसे स्वयं, आप, ये सब निजवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम की बात करते हैं, जैसे कि जो, सो, ये सभी क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन, क्या। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई, कुछ। ठीक है, तो ये सभी आप लोग याद रखिएगा। कविश्वर का संधि विच्छेद क्या है? कविश्वर का संधि विच्छेद क्या है? देखिए दोस्तों, कविश्वर का संधि विच्छेद कवि धन ईश्वर होता है। क्या होता है? कवि धन ईश्वर होता है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, कविश्वर। कवि धन ईश्वर यह दोस्तों दीर्घ संधि का उदाहरण है। कविश्वर दीर्घ संधि का उदाहरण है, इसे आप लोग याद रखिएगा। क्या कोई तारे गिन सकता है वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है? क्या कोई तारे गिन सकता है वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है? देखिए दोस्तों, क्या कोई तारे गिन सकता है वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हुआ है।
या प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो यहां पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, प्रश्न सूचक चिन्ह। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है, आप लोग जल्दी से बताइए, ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है। देखिए दोस्तों, ईमानदार शब्द गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है, गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। देखिए दोस्तों, जो शब्द किसी वस्तु या व्यक्ति के रूप, गुण, रंग संबंधी विशेषता को प्रकट करते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि मोटा, लंबा, काला, हरा, ये सभी क्या है, गुणवाचक विशेषण हैं। ठीक है, निम्न में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है, आप लोग बताइए, सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, रमेश ने खिलौने खरीदे, रमेश ने खिलौने खरीदे। यह सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, रमेश ने खिलौने खरीदे। देखिए दोस्तों, सकर्मक क्रिया उस प्रकार की क्रिया होती है जिसमें कर्ता द्वारा किया गया कार्य किसी अन्य चीज को प्रभावित करता है। ठीक है, अकर्मक क्रिया का सीधा संबंध कर्ता पर पड़ता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। भौतिकी शब्द में कौन सा प्रत्यय है, आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, भौतिकी शब्द में ई प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा प्रत्यय है, ई प्रत्यय लगा हुआ है। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। निरभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है, आप लोग बताइए जल्दी से, निरभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है। देखिए दोस्तों, निरभिमान शब्द में निर उपसर्ग लगा हुआ है। कौन सा, निर उपसर्ग लगा हुआ है। बी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जो शब्दांश किसी शब्द से पहले जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं वे शब्द उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही समास विग्रह नहीं हुआ है। पहला है वेद पुराण, इसका समास विग्रह वेद और पुराण होता है, यह आपका सही है। नवनिधि, 9 प्रकार की निधियां, यह दोस्तों सही समास विग्रह नहीं है। 9 प्रकार की निधियां, यह आपका गलत है और यही आपको बताना था इसमें कौन सा गलत है। देखिए दोस्तों, नवनिधि का समास विग्रह होता है 9 निधियों का समूह। यहाँ पर 9 प्रकार की निधियां लिखा गया है, यह गलत है। यहाँ पर होना चाहिए 9 निधियों का समूह। नवनिधि का समास विग्रह 9 निधियों का समूह होता है। यह दोस्तों द्विगु समास है, इसे आप लोग याद रखिएगा। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, यह सही है। देहलता, लता रूपी देह, यह भी आपका सही है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। आकर्षण का विलोम शब्द है, आकर्षण का विलोम शब्द क्या है, आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, आकर्षण का विलोम शब्द विकर्षण होता है। क्या होता है, विकर्षण होता है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब और विभक्ति का होना, सब और विपत्ति का होना, इस अर्थ के लिए सही लोकोक्ति निम्नलिखित में से कौन सी है। ऑप्शन आप सभी के सामने है। आगे कुआं पीछे खाई, एक तो करेला दूसरे नीम चढ़ा, एक अनार 100 बीमार, ऊंट के मुंह में जीरा। सब और विपत्ति का होना इस अर्थ के लिए सही लोकोक्ति निम्न में से कौन सी है। देखिए दोस्तों, सब और विपत्ति का होना अर्थ के लिए सही लोकोक्ति आगे कुआं पीछे खाई होगा, आगे कुआं पीछे खाई होगा। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, आगे कुआं पीछे खाई। ठीक है, एक अनार 100 बीमार, एक अनार 100 बीमार, इसका अर्थ होता है वस्तुएं कम तथा खरीदने वाले अधिक। ठीक है, एक अनार 100 बीमार, वस्तुएं कम तथा खरीदने वाले अधिक। अगला है एक तो करेला दूसरे नीम चढ़ा, पहले से ही दोष होने पर दूसरा दोष भी आ मिलना। एक तो करेला दूसरे नीम चढ़ा, इसका अर्थ होता है पहले से ही दोष होने पर दूसरा दोष भी आ मिलना। ऊंट के मुंह में जीरा, इसका अर्थ होता है आवश्यकता से बहुत कम होना, आवश्यकता से बहुत कम होना। तो यहाँ पर आगे कुआं पीछे खाई आपका राइट आंसर हो जाएगा। शांत रस का अस्थायी भाव क्या है, आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, शांत रस का अस्थायी भाव निर्वेद होता है।
क्या होता है? निर्वेद होता है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। जुगुप्सा, जुगुप्सा या दोस्तों बीभत्स रस का अस्थाई भाव है। जुगुप्सा या फिर घृणा बीभत्स रस का अस्थाई भाव है। क्रोध, क्रोध रौद्र रस का अस्थाई भाव है। याद रखिएगा, रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या होता है? क्रोध होता है। और शोक, करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है? शोक होता है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है। शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है। ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद सोरठा है। क्या है? सोरठा है। यहाँ पर सोरठा आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोहा दोस्तों, दोहा अर्ध सममात्रिक छंद होता है। इसके प्रथम चरण तथा तृतीय चरण में 13-13 और द्वितीय चरण तथा चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा दोहे के। अगला है दोस्तों, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? आप लोग जल्दी से बताइए। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। देखिए दोस्तों, इसमें आपका श्लेष अलंकार है। कौन सा है? श्लेष अलंकार है। जहां एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हों वहां श्लेष अलंकार होता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द भेद से संबद्ध नहीं है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, यहां पर मूल्य आपका राइट हो जाएगा। मूल्य शब्द अनेकार्थी शब्द भेद से संबद्ध नहीं है। ठीक है, मूल्य आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। गाय मीठा दूध देती है, यह वाक्य किस काल का है? आप लोग बताइए। ऑप्शन आप सभी के सामने है। सामान्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल। देखिए दोस्तों, गाय मीठा दूध देती है वाक्य में सामान्य वर्तमान काल है। सामान्य वर्तमान काल है। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, क्रिया के जिस रूप में वर्तमान काल की क्रिया का सामान्य रूप से होना पाया जाए उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। पहचान क्या है? जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि आते हैं वहां पर सामान्य वर्तमान काल होता है। ठीक है। उमा से पढ़ा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है? आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, उमा से पढ़ा नहीं जाता वाक्य में भाववाच्य है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसमें भाववाच्य का प्रयोग हुआ है। देखिए दोस्तों, यदि किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के लिंग एवं वचन में होने वाला परिवर्तन कर्ता एवं कर्म दोनों के ही अनुसार नहीं हो बल्कि भाव के अनुसार हो तो उस वाक्य में प्रयुक्त वाच्य को भाववाच्य कहते हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कान पर जू ना रेंगना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? कान पर जू ना रेंगना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिए दोस्तों, कान पर जू ना रेंगना मुहावरे का अर्थ कुछ असर ना होना। कुछ असर ना होना। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर दोस्तों एक गद्यांश दिया गया है, गद्यांश को पढ़ करके उत्तर देना है। तो चलिए गद्यांश को पढ़ लेते हैं। महात्मा गांधी अपना काम अपने हाथ से करने पर बल देते थे। वे प्रत्येक आश्रमवासी से आशा करते थे कि वह अपने शरीर से संबंधित प्रत्येक कार्य सफाई तक स्वयं करेगा। उनका कहना था कि जो श्रम नहीं करता है वह पाप करता है और पाप का अन्न खाता है। ऋषि मुनियों ने कहा है, बिना श्रम किए जो भोजन करता है वह वस्तुतः चोर है। महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष था। उनका समस्त अर्थशास्त्र यही बताता था कि प्रत्येक उपभोक्ता को उत्पादन करता होना चाहिए। उनकी नीतियों की उपेक्षा करने के परिणाम हम आज भी भोग रहे हैं। न गरीबी कम होने में आती है, न गरीबी कम होने में आती है, न बेरोजगारी पर नियंत्रण हो पा रहा है और न अपराधों की वृद्धि हमारे वश की बात हो रही है।
दक्षिण कोरिया वासियों ने श्रमदान करके ऐसे श्रेष्ठ भवनों का निर्माण किया है जिनसे किसी को भी ईर्ष्या हो सकती है। गद्यांश के आधार पर यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। इस गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा, आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, इस गद्यांश का उचित शीर्षक होगा महात्मा गांधी के श्रम संबंधी विचार। महात्मा गांधी के श्रम संबंधी विचार, यह उचित शीर्षक है। ठीक है। अगला प्रश्न है, समस्त का पर्यायवाची शब्द क्या है, आप लोग बताइए। संपूर्ण, वरदान, विकास, वृद्धि। समस्त का पर्यायवाची शब्द क्या है? देखिए दोस्तों, समस्त का पर्यायवाची शब्द संपूर्ण है। क्या है? संपूर्ण है। महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष था, आशय स्पष्ट कीजिए। इसका आशय क्या है? महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष था, आशय स्पष्ट कीजिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी के सभी विचार श्रम पर आधारित थे। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गांधी जी पापी किसे मानते थे? ऑप्शन आप सभी के सामने है। गद्यांश के आधार पर यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? देखिए दोस्तों, गद्यांश के आधार पर यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, गांधी जी श्रम ना करने वाले को पापी मानते थे। श्रम ना करने वाले को गांधी जी पापी मानते थे। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, श्रम ना करने वाले को। गद्यांश के आधार पर चोर की परिभाषा क्या है? देखिए दोस्तों, गद्यांश के आधार पर चोर की परिभाषा है बिना श्रम भोजन करना। बिना श्रम भोजन करना, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, बिना श्रम भोजन करना। वह बिल्कुल थक गया है, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है, आप लोग बताइए। वह बिल्कुल थक गया है, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? देखिए दोस्तों, वह बिल्कुल थक गया है, इस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। कौन सा है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जो अभिकारी शब्द किसी क्रिया के परिमाण अथवा निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, जैसे कि बहुत, अधिक, पूर्णतया, सर्वथा। ठीक है, यहां पर सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से मृदु शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? मृदु शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, कोमल, कूल, मसृण, मुलायम। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मृदु शब्द का पर्यायवाची कूल नहीं है। कौन सा नहीं है? कूल नहीं है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। मसृण, कोमल, मुलायम, ये सभी मृदु शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द युग्म दिन दीन का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द युग्म दिन दीन का सही अर्थ दिवस और गरीब है। क्या है? दिवस और गरीब है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, दिवस और गरीब। अगला प्रश्न है, आंखों के सामने वाक्यांश के लिए निम्नलिखित में से सही शब्द क्या होगा? आंखों के सामने वाक्यांश के लिए निम्नलिखित में से सही शब्द क्या होगा? देखिए दोस्तों, आंखों के सामने वाक्यांश के लिए सही शब्द प्रत्यक्ष होगा। क्या होगा? प्रत्यक्ष होगा। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, प्रत्यक्ष। और जो दृष्टि से परे हो उसे परोक्ष कहते हैं। जो दृष्टि से परे हो उसे क्या कहते हैं? परोक्ष कहते हैं। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पंचवटी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, पंचवटी के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं। मैथिली शरण गुप्त की अन्य रचनाओं की बात करें दोस्तों तो याद रखिएगा, यशोधरा, विष्णुप्रिया, रत्नावली, ये सभी इनकी अन्य रचनाएं हैं। नीरजा कृति निम्नलिखित में से किसकी है? आप लोग बताइए। नीरजा कृति निम्नलिखित में से किसकी है?
देखिए दोस्तों, नीरजा कृति महादेवी वर्मा की रचना है। महादेवी वर्मा की रचना है, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। महादेवी वर्मा की अन्य रचनाओं की बात करें तो याद रखिएगा, निहार, रश्मि, सांध्य गीत, ये सभी इनकी अन्य रचनाएं हैं। हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है? आप लोग बताइए। बिहारी, अपभ्रंश, संस्कृत, द्रविड़। देखिए दोस्तों, हिंदी भाषा अपभ्रंश भाषा से उत्पन्न हुई है। यहां पर अपभ्रंश आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आज की इस क्लास को अब यहीं पर समाप्त करते हैं। ये सभी प्रश्न 17 फरवरी 2024 शिफ्ट सेकंड में पूछे गए थे। ऐसे ही प्रश्न दोस्तों इस बार भी यूपी पुलिस री एग्जाम में पूछे जाएंगे। उम्मीद है यह क्लास आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए।